शाम का वक्त था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी कार के रुकने की आवाज़ आई और सुजाता सजग हो गई। आंखें किताब के पन्नों पर अटकी थीं, लेकिन मन आने वाले के कदमों की आहट के साथ अतीत में भटक रहा था। अनूप अंकल आए थे, जो प्रतिदिन आया करते थे। सजी धजी माँ बरामदे से ही अनूप अंकल को सीधे अपने कमरे में ले गई। अंकल वहाँ 2-3 घंटे बैठते थे। इस बीच रम्मो चाय नाश्ता लेकर आती, फिर किसी न किसी बहाने से रम्मो को माँ बाजार भेज देती। साथ में मुझे और मेरी छोटी बहन माया को भी भेज देती। और जब तक तीनों वापस लौट कर आते, अंकल अपने घर जा चुके होते। शाम होते ही माँ सजने संवरने लग जाती। सुंदर तो थी ही, पर सुंदरता के साथ सही कपड़े पहनने और बालों को संवरने का अंदाज उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते। वो इस बात से बेखबर रहती कि हम उन्हें टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब मैं 18 साल की हो गई थी, पर आज तक समझ नहीं पाई कि अंकल कौन है। मेरे पापा के कोई रिश्तेदार या कोई मित्र। बुआ ने एक दिन बताया कि ये तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे माँ के मायके से ही आया था। अंकल माँ को इंग्लिश सिखाने आया करते थे। इस बीच दोनों में नज़दीकियाँ कब बढ़ गई किसी को पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, पर किसी ने सच ही कहा, इश्क छिपाए नहीं छिपता। आखिर एक दिन दोनों को घर के लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर माँ का घर से बाहर निकलना बंद हो गया। घर वालों ने माँ को संभलने का एक मौका और दिया, लेकिन प्यार का ये रिश्ता न टूटना था न टूटा। अंकल उनकी आदत बन चुके थे। दोनों का रिश्ता बहुत आगे तक जा चुका था, लेकिन उम्र आड़े आ गई। अपनी बेटी से 20 साल बड़े शादीशुदा अंकल से शादी करने की अनुमति तेरी नानी कैसे देती। मेरे भाई की ही ज़िंदगी बिगड़नी थी, सो बिगड़ गई, बुआ बताते हुए उदास हो जाती। जब छोटी थी तो अंकल मेरे लिए ढेरों खिलौने और टॉफियाँ लेकर आते, मुझे प्यार करते, मेरे साथ थोड़ी देर खेलते। अब तो मैं अंकल के आते ही पढ़ने की एक्टिंग करने लगती, बिस्तर में दुबक जाती। शाम होते ही मुझे उदासी घेर लेती। मेरी इच्छा होती घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें। माया छोटी थी, शाम होते ही सो जाया करती, पर समस्या तो मेरे सोने की थी। मुझे जल्दी सोने के लिए कई हिदायतें दी जाती। माँ के पास कुछ घंटे बिताकर अंकल अपने घर वापस लौट जाते, लेकिन मैं आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी हुई भी जग रही होती। अपनी बंद पलकों में पापा को ढूंढती रहती। माँ और पापा की चाहे न बनती हो, पर पापा मुझे और छोटी बहन को बेहद प्यार करते थे। अंधेरे में भी पापा की वो चमक आज तक कहाँ भूल पाई थी मैं। आखिरी बार घर छोड़ने से पहले वो देर तक मुझे अपने सीने से लगा कर रोते रहे, फिर माथे पर हाथ फेरकर जल्दी से चले गए। कहाँ कोई नहीं जानता। उनके आने की उम्मीद में मैं बरसों दरवाजे पर एक हल्की सी आहट से भी दौड़ पड़ती थी। माँ की उंगली पकड़कर जब मैं पहली बार स्कूल गई थी, तब भी अंकल ही साथ में गए थे। स्कूल की पढ़ाई कब ख़त्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने राहत की सांस तब ली जब मुझे IIT मुंबई में दाखिला मिला। मुझे ऐसा लगा मानो मकड़ी ने जाले के एक तार को झटके से तोड़ दिया हो, लेकिन अभी भी मैं चारों तरफ से उन्हीं जालों में घिरी हुई थी। माँ के साथ अंकल ही मुझे हॉस्टल तक छोड़ने गए थे। छुट्टियाँ होती तो मैं काँप जाती, लगता कि अब फिर मुझे उसी नरक में जाना पड़ेगा। मुझे छेड़ने की हिमाकत अब कोई नहीं करता था। माँ भी अब मेरी खामोशी से डरने लगी थी। उनके पास अब मेरे सिवा कोई और नहीं था। माया को तो होश संभालते ही हॉस्टल भेज दिया गया था। आखिर अनूप अंकल की अपार संपत्ति किस काम आती। मुझे अंकल कभी भी अच्छे नहीं लगे। मुझे तो क्या, घर में किसी को भी अच्छे नहीं लगे। बचपन का वो किस्सा मुझसे भुलाए नहीं भूलता। जब उस दिन माँ नानी से पापा की शिकायत कर रही थी, तब नानी कितनी देर तक माँ को समझाती रही। तू विनोद पर मारने का आरोप लगा रही है, उसे छोड़ रही है। हाथ तो उसने तुझ पर तब उठाया ना, जब पराए मर्द की बाहों में तुझे देख लिया था। बड़ी मौसी ने भी माँ को चेतावनी दी थी, जंगल में घोंसला बना रही है तू, देखना एक दिन पछताएगी। पर माँ अपनी ही जिद पर अड़ी थी। एक बार अनूप की समझदारी और कॉन्फिडेंस देखती तो आप भी चकित रह जाएंगी। वो मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो भी देते हैं, मेरी केयर करते हैं।
घूमना फिरना, महंगे कपड़े पहनना, बेशकीमती जेवर पहना, यही है ना तेरी बातें जिन पर तेरा वो आशिक तवज्जो देता है। एक बार मन भर गया तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा तुझे। ऐसा कभी नहीं होगा दीदी। कितनी हीरोइनों ने अपने से बड़े उम्र के पुरुषों से प्यार किया और फिर शादी भी कर ली, लेकिन तेरा ये आशिक तुझसे कभी शादी नहीं करेगा। वो शादीशुदा, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, हमेशा के लिए दूसरी औरत बनकर रह जाएगी। और वैसा हुआ भी। धीरे धीरे अंकल का घर पर आना कम होने लगा। माँ पूछती तो अनूप अंकल अपने बच्चों और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों की बात करने लगते। ऐसे लगता था जैसे अम्मा से उनका मन भर गया था। अंकल जब कुछ दिनों तक उनसे मिलने घर नहीं आए या माँ को खर्चा देने में आनाकानी करते तो माँ चिल्लाने लगती, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कोसने लगती। माँ जिस मकड़ जाल में फंस चुकी थी उसका परिणाम देखकर मुझे मौसी की बात सही लगने लगती। एक दिन एकांत में मैंने पापा की तस्वीर के आगे माँ को रोते देखा था। माँ ने जवानी में ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अंकल से एक बार संबंध बनाने से पहले काश उन्होंने एक बार सोचा तो होता। जीवन की साँझ में जब सारे सहारे छूट जाएंगे तब किसके कंधे पर सिर रख कर रोऊंगी। मैं अपने पापा की तरह इंजीनियर बनना चाहती थी। मेरी प्रतिभा और लगन ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। कैंपस इंटरव्यू के दौरान ही मेरा चयन एक अच्छी कंपनी में हो गया। 1 साल की ट्रेनिंग, फिर बाद में रहने के लिए 3 कमरों का अपार्टमेंट मिलेगा। मेरी रूममेट ने कमरे में घुसते ही पूछा, अब तो तुम अपनी माँ को यहाँ ले आएगी ना। मैं मुस्कुराती रहती। इस तरह मुस्कान की चादर ओढ़ लेने से मैं सफाई देने से बच जाती थी। काफ़ी देर तक मैं खिड़की की सलाखों को पकड़े खड़ी रही। माँ के प्रति मुझे जिम्मेदारी निभानी चाहिए या भाग्य के भरोसे दलदल में छोड़ दें। वैसे क्या सारा कसूर माँ का ही था? नानी ने अपने अनुशासन की लगाम क्यों ढीली छोड़ी? उन दर्द भरी आंखों में आ गए आंसुओं की गहराई को नापने की उस वक्त मेरी उम्र नहीं थी। पर आज मुझे पहली बार माँ से नफरत नहीं हुई, बल्कि उनकी ओढ़ी हुई विवशता पर दया आई। कैसी विडंबना थी। बचपन से अपमान के हंडर खाकर मेरा हृदय छलनी हो रहा था। मुझ पर भयानक मुखौटे पहने मेरे रिश्तेदार भयभीत करते। दूर के रिश्तेदार मीठी छुरी से इस तरह काटते कि दर्द होते हुए भी मैं उफ तक नहीं कर पाती थी। रमेश चाचा ने तो यहाँ तक कह दिया था, तेरा बाप बड़ा कायर निकला। एक झापड़ तो उस अंकल के बच्चे के लिए काफ़ी था। अपनी ही ज़िंदगी क्यों तबाह कर ली? कौन करेगा तुम बहनों से शादी? माँ बाप द्वारा किए गए पापों का फल संतान को ही भुगतना पड़ता है। मन में उठे आग एवं दुख के बवंडर को मैंने नीलकंठ सा पी लिया। रमेश चाचा की ओर उठी मेरी आग उगलती आंखें विवशता के छींटों से क्षण भर में ही बुझ गई थी। अपने रिश्तेदारों की उपेक्षाओं का असर अब मुझ पर नहीं होता था। यही सोचती रहती, एक बार सेटल होने के बाद माया को खूब घुमाऊंगी, पापा की कमी उसे महसूस नहीं होने दूंगी। माँ को मैंने कह दिया था, मुझे चैन से जीने दे। अंकल से भी कह दे कि मेरे मामले में टांग ना अड़ाएं। शिवरात्रि के दिन सभी लड़कियों ने शिव मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया। दिन भर हंसी खुशी में बीता। अपनी सोच में डूबी पहाड़ी उतर रही थी कि मेरा पैर फिसल गया। आंखें अपने आप बंद हो गई। पर यह क्या, किसी की बाहों ने मुझे संभाल लिया था। नथुनों से जानी पहचानी गंध टकराई। बरसों सीने से लगकर सोई और इन्हीं भुजाओं में झूली थी मैं। तभी मेरे मुंह से निकला, पापा आपने अपनी सुजाता को नहीं पहचाना? अब 4 भुजाओं का कसाव बढ़ गया। सिसकियों की आवाज़ और आंखों से बहती धारा, उस बहाव में मानो मकड़ी के जाल टूट टूट कर बह गए। पापा के साथ ही मैं उनके शानदार बगले पर पहुंच गई। ऐसा लगा मैं उनके मन से कभी निकली ही नहीं थी। हर तरफ मेरी और माया की तस्वीरें थी। सबसे ज़्यादा झटका मुझे तब लगा जब मैंने पापा के पलंग के बगल में रखी मेज पर माँ की तस्वीर देखी। तो क्या पापा अभी तक मम्मी को प्यार करते हैं? क्या पापा इतने क्षमाशील हैं कि मम्मी को अपना लेंगे? कितना अच्छा होता अगर इस घर में एक बार फिर खुशियाँ लौट आती, मैंने सोचने लगी। फिर मैं कुछ पल पापा को देखती रही, फिर बोली, पापा आपने हमें किसके सहारे छोड़ दिया था? वर्षों अंधकार में बाहें फैलाए मैं आपको ही तलाश रही थी। क्या दोस्त था हमारा? दोस्त सिर्फ किस्मत का था बेटी। सब कुछ छिन जाने के बाद मेरी सोचने समझने की शक्ति चली गई थी। पापा माँ को अपनी गलती का एहसास अब हो रहा है।
आपकी तस्वीर के आगे आंसू बहाती रहती हैं। अगर हम उन्हें निकाल नहीं पाए तो दलदल में पूरी तरह से धंस जाएंगी। सुजाता, तेरी माँ एक कमज़ोर लता है जो पास खड़े बरगद से लिपट गई। वहाँ से उसे हटाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैं खुद उसकी ज़िंदगी से निकल गया। आप भी तो शीतल वृक्ष हैं। मैं बोली, प्लीज़ मम्मी को बचा लीजिए। मैंने अपने घर के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, इस आशा से कि शायद तुम कभी आ जाओ। लो, मैं इसे और अच्छी तरह खोल देता हूँ। पापा की सागर सी गंभीर आंखों को छलकते देखने की भी मुझे सुध नहीं रही, मानो आज दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल चुकी थीं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं।